नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख हस्ताक्षर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के जन्मदिवस पर हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं। हमारा सौभाग्य कि आज राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरिवंश जी के करकमलों से पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी पर केंद्रित पुस्तक श्री आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण यहाँ संपन्न होगा। यायावर शब्दशिल्पी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। हमारे मध्य में ओरछा नरेश आदरणीय मधुकर शाह जी व डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी जी भी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया माँ सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण और पंडित जी के चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए यहाँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्यों तुम साथ चले जाओ। ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो, ज्ञान का प्रसार हो, विद्यादायिनी माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। और इसी के साथ अपना यह साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पर स्थान ले रहे हैं आदरणीय हरिवंश जी, आदरणीय मधुकर शाह जी, आदरणीय आशुतोष चतुर्वेदी जी और डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी जी। और इस सभागृह में पधारे आप सब महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन कि आप इस साहित्यिक समारोह का अवलोकन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंचस्थ अभ्यागतों का पुस्तक संच से स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं पीयूष जी को, वे आएँ और आदरणीय हरिवंश जी को पुस्तक संच देकर उनका स्वागत करें। वैसा आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे आज के इस साहित्यिक समारोह के केंद्र बिंदु श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी का स्वागत करेंगे पीयूष जी। आदरणीय मधुकर शाह जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री दिलीप चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं। और डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी जी। मित्रों, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के कालखंड में देश के सभी साहित्यकार समाज निर्माण में लगे थे। हिंदी पत्रकारिता के अमूल्य धरोहर पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी भी उन्हीं में से एक थे। नई पीढ़ी उनके योगदान से सर्वथा अपरिचित है। वे एक सामान्य साहित्यकार पत्रकार नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन काल में हज़ारों लोगों को 1 लाख से अधिक पत्र लिखे और उनके माध्यम से समाज को जोड़ने और उनकी कुरीतियों को तोड़ने का काम भी किया। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए लेखों का पठनीय संकलन है। वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर के प्रधान संपादक और इस पुस्तक के लेखक श्री आशुतोष चतुर्वेदी की हिंदी पत्रकारिता में अनुभवी और विशेषज्ञ पत्रकारों में गिनती होती है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लंबे समय तक काम किया है और उनका एक दीर्घ अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकार शिरोमणि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के परिवार से उनका संबंध है। वे पंडित जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं।
वे वर्तमान में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ, स्वागत उद्बोधन भी दें और इस पुस्तक की अपनी रचना यात्रा के बारे में भी हमको बताएं। श्री आशुतोष चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। आज हम लोग पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और उनकी स्मृति रक्षा में एक प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो व्यक्तित्व रहा है, कृतित्व रहा है, उसको हम लोग किस तरह से याद करें। जहाँ तक किताब की बात है, ये बेसिकली मूल रूप से मेरे द्वारा संपादित है और इसमें विभिन्न लोगों के लेख हैं, जिसमें उर्षा नरेश, श्री मधुकर शाह का भी लेख है और अन्य वरिष्ठ लोगों का भी लेख है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले तो हरवंश जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनका व्यस्त समय रहा है और भी पिछले दिनों पार्लियामेंट में तो लगातार आप लोग देखते रहे होंगे कि जिस तरह से गतिविधियां थीं और जिस तरह से वो संचालन करते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया कि इस तरह की एक पुस्तक है जिसका आपको लोकार्पण करना है और बनारसी दास जी के स्मृति में एक कार्यक्रम हम लोग आयोजित करना चाहते हैं। उन्होंने तत्काल इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी और जैसा कि उनका कहना था कि भाई बनारसी दास जी केवल एक परिवार से नहीं, उनका परिवार जो है वो बहुत ही व्यापक है और ये बात सच भी है। दूसरा, मैं आभारी हूं उर्षा नरेश, श्री मधुकर शाह जी का, जो इस उम्र में और ठंड में भी इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके पिता महाराजा वीर सिंह जूदेव के पास में रहकर बनारसी दास जी ने मधुकर का संपादन किया था और एक जनपदी आंदोलन का सूत्रपात किया था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष थे। उस दौरान उनसे मिलने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और अनेक क्रांतिकारी टीकमगढ़ पहुंचते थे और महाराजा साहब ने उनको पूरी छूट दे रखी थी सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के अलावा इस तरह के लोगों से मिलने जुलने की। वो इस अवसर पर आए हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। इस मंच में भी बहुत सारे लोग जो है आए हुए हैं, परिचित हैं, परिवार के लोग हैं, तो उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस किताब की प्रेरणा के विषय में मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे मित्र हैं जो प्रभात खबर में लगातार लिखते हैं, कृष्ण प्रताप सिंह। उनका भी लेख इस पुस्तक में हम लोगों ने छापा है। पिछले वर्ष उन्होंने एक लेख लिखा था कि भाई पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को हिंदी के पत्रकारों और साहित्यकारों ने भुला दिया है और वो काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चित हुआ था, मेरे भी संज्ञान में आया था। और उन जैसा शहीदों को श्राद्ध करने वाला कोई व्यक्ति जो है हिंदी जगत में तो कोई हुआ नहीं है और उन्हीं को हम लोग याद नहीं करते, उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम नहीं करते, या याद करते हैं या स्मृति में करते हैं तो वो माल्यार्पण तक ही कार्यक्रम सीमित होता है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका क्या कृतित्व है, उन्होंने क्या योगदान दिया है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। मैंने कृष्ण प्रताप सिंह से बात की उनसे और चर्चा हुई और मेरे दिमाग में भी आया कि जिनकी प्रेरणा से मैं हिंदी पत्रकारिता में आया हूँ, कम से कम मेरा इतना तो दायित्व है कि कुछ उनको श्रद्धा सुमन रूप में मैं एक कुछ पुस्तक समर्पित करूं और उनके कार्य को लोगों के सामने लाऊं। मैं जब स्कूल का विद्यार्थी था 1978 में, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और मैं मथुरा में एक इंटर कॉलेज में पढ़ा करता था। बहुत ही व्यापक बाढ़ थी, बहुत उसकी वजह से तबाही पूरे आसपास के क्षेत्र में, यमुना में
आई थी, तो दादाजी की जैसी कि निर्देश होता था कि भाई इस विषय में कुछ लिख के भेजो। वहाँ पर बाढ़ का कहाँ कितनी विभीषिका है, एक लोग देखने के लिए जाते थे, कुछ लोग कि भाई क्या तबाही है, कुछ लोग वहाँ पर वैसे ही देखने तमाशबीन की हैसियत से जाते थे। तो दादाजी का जब निर्देश हुआ, एक पत्र मिला कि भाई क्या है स्थिति है, लिख के भेजो, तो मैंने एक विस्तृत एक पत्र उनको भेजा जिसमें बाढ़ की विभीषिका के विषय में उल्लेख था, इसके अलावा तमाशबीनों की और वहाँ पर जिस तरह का माहौल था उसके बारे में भी। उसके बाद उनके आशीर्वाद के रूप में एक मुझे पोस्टकार्ड मिला, और वो नीली और लाल स्याही से बहुत बार लिखते थे, कहीं कहीं बीच बीच में लाल स्याही का भी इस्तेमाल करते थे, जिसमें लिखा था, वो पोस्टकार्ड आज भी मेरे पास में सुरक्षित है और जिसको मैं आशीर्वचन के रूप में अपने पास रखता हूँ। तुम बहुत अच्छा लिख लेते हो, तुम में पत्रकार बनने के सब गुण हैं। बस उनके इस आशीर्वचन से विज्ञान का विद्यार्थी एक पत्रकार जो है वो बन गया। दादाजी का जिक्र करूं तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, और आज हम लोग हरवंश जी से उनके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनेंगे भी। हरवंश जी बहुत लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा पुस्तकों का भंडार है, और दादाजी के विषय में उन्होंने पिछले कई वर्षों से काफ़ी अध्ययन किया है, और तैयारी से पूरा जो है आप लोग सब लोग उनके बहुत सारे पसंद भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, वो नई चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन एक दो तथ्य हैं जिनकी जानकारी मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। दादाजी ने जो आंदोलन बहुत सारे चलाए, शहीदों का श्राद्ध, घासलेटी साहित्य के विरुद्ध आंदोलन, प्रवासी भारतीयों की सेवा, एक और उन्होंने काम किया, हिंदी भवनों की स्थापना। ये एक उनका सपना था, और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया, और शांति निकेतन में हिंदी भवन की स्थापना बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रयासों से ही संभव हो पाई। इसके अलावा दिल्ली में भी जो हिंदी भवन है उसकी भी पूरी रूपरेखा और निर्माण का भी एक बड़ा योगदान बनारसी दास चतुर्वेदी के पास। लेकिन उनके निधन के बाद में उनके इस प्रयास को बहुत ज़्यादा बल नहीं मिल पाया, और बहुत ज़्यादा उनका ये सपना था कि जो बड़े राज्य हैं वहाँ पर एक हिंदी भवन की स्थापना हो, जिसमें हिंदी की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का वो केंद्र बने, और लोग जो है हिंदी के पठन पाठन की ओर रुझान उनका बढ़े। लेकिन वो नहीं हो पाया। ओरछा नरेश का, वीर सिंह जू देव का तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उनको वो ले गए टीकमगढ़, और वहाँ से मधुकर का उन्होंने संपादन किया, जहाँ से जनपदीय आंदोलन का सूत्रपात किया, और जनपदों में जो साहित्यकार पत्रकार थे और जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी उन सबको उन्होंने आगे लाने में बड़ी भूमिका निभाई। शायद कम ही लोगों को ये जानकारी है कि श्रमजीवी पत्रकारों के सबसे बड़े वो पक्षधर थे, और अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ का पहला अधिवेशन दिसंबर 1945 में मथुरा में हुआ था, और बनारसी दास चतुर्वेदी उसके निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये पत्रकारों के लिए भी एक बड़ी जानकारी का विषय है कि जिस व्यक्ति ने, और मिनिमम वेजेस के लिए भी उन्होंने एक बड़ी लड़ाई ली थी। तो इन्हीं विचारों के साथ में उन पर कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एक साहित्यकार पत्रकार तो थे ही वो एक चिंतक, वैचारिक संघर्ष और संस्कृति के जीवंत वाहक थे। मैं इस अवसर पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर नमन। धन्यवाद भाई साहब आशुतोष जी, आपने पंडित जी के योगदान को रेखांकित किया। नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले, और जो काम उन्होंने प्रारंभ किए वो आगे बढ़ें। इस आयोजन की सार्थकता इसी में होगी। स्वागत के क्रम में मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी, आप बिमटेक नोएडा के निदेशक हैं,
मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय हरिवंश जी का शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत करें। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और साथ ही वो आज के उत्सव के केंद्र बिंदु आशुतोष जी को भी ये शॉल ओढ़ाकर उनका भी स्वागत कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारा सौभाग्य है कि पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी के पौत्र डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी इस मंच पर विराजमान हैं। पंडित जी के विषय में कुछ कहने के लिए वे सर्वथा सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ और पंडित जी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। मैं आशुतोष की तरह लंबा नहीं हूँ। दादाजी से कुछ गुण जो आशुतोष ने लिए पत्रकार पे साथ साथ लंबाई भी है। मैं बहुत ही एक शुष्क पेशे से हूँ, चिकित्सकीय पेशे से, और मुझे आपने यहाँ लाके खड़ा कर दिया कुछ बोलने के लिए। अब आपको भुगतना पड़ेगा। दादाजी के विषय में जितना कुछ लिखा गया है, जितना कुछ कहा गया है, वो उनके व्यक्तित्व के सर्था अनुकूल नहीं है। उसे कहीं ज़्यादा लिखा जाना चाहिए था, कहीं ज़्यादा पढ़ा जाना चाहिए था, कहीं ज़्यादा उनकी स्मृति रक्षा के प्रयास किए जाने चाहिए थे। बहरहाल एक आशुतोष ने अच्छा कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे अपने पूर्वजों का श्राद्ध हम लोगों को करना चाहिए, वैसे आशुतोष कर रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के फिर से पात्र हैं। दादाजी का जीवन जैसा कि उन्होंने खुद परिभाषित किया था, वो 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्रवासी भारतीयों की सेवा, दूसरा पत्रकारिता और पत्र लेखन, तीसरा संसद में, और फिर शहीदों का श्राद्ध। प्रवासी भारतीयों के सामने जो उस समय जो समस्याएं थीं, उसको दादाजी ने आगे लाकर समाज के सामने, भारतीयों के और अंग्रेज़ों के सामने रखा। कहा जाए तो वो एक भविष्य दृष्टा थे। उस समय जो कुछ उन्होंने कहा था, वो आज हम देख रहे हैं। उन्होंने उन प्रवासी भारतीयों को पूछा जिनके सामने आज हम झोली फैलाकर जा रहे हैं कि हमें आप दीजिए। उस समय, जिस समय वो गिरमिटिया मजदूरों की तरह कार्य कर रहे थे, उन्होंने उस समय उनके पहचाना, और आज हम उनके सामने जाके हाथ फैलाते हैं, NRIs के सामने। पत्रकारिता के संबंध में उनके जो विज़न थे, वो आज शायद कोई भी संपादक या कोई भी पत्रकार नहीं कर सकता उस तरह से कार्य जिस तरह से उन्होंने किया था। उन्होंने कितने वर्ष पूर्व ये कहा था कि 40-50 साल बाद पत्रकारिता पूंजीवादियों के हाथ में होगी और संपादक केवल संपादक होंगे, स्वतंत्र लेखक नहीं होंगे। उन्होंने उस समय पूंजीवाद का प्रवेश पत्रकारिता में, उसका विरोध किया था। और एक पत्र समूह था जिसके के संपादन के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। उस समय उन्हें शायद 170 रुपये महीने मिलते थे, और उस समूह ने उन्हें 300 रुपये प्रति माह पर संपादक के तौर पे रखना चाहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया था, और बिल्कुल साफ लिख के दिया था कि पूंजीवाद का प्रवेश पत्रकारिता में घातक होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज हम देखते हैं
पत्रकार हैं, आशुतोष जी शायद बुरा माने, उनके चाहते हुए भी वो नहीं लिख पा रहे हैं कि उनके बगल में ब्रांड मैनेजर बैठा हुआ है, उसके पीछे एडवर्टाइजिंग मैनेजर बैठा हुआ है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। बहुत सारी संभावनाएं होती हैं लेखन की, लेकिन वो शायद पूरी नहीं हो पाती। मजबूरियां हैं, ठीक है, पत्रकारिता इसी तरह आनी थी, आई है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन दादाजी के विजन के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि उस समय उन्होंने एनवायरनमेंट के, वातावरण के खिलाफ, जो वातावरण के साथ दुराचार हो रहा था उसके खिलाफ इतना लिखा। आज हम एनवायरनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ कर रहे हैं। दादाजी की स्थिति ये थी कि एक 4 स्क्वायर किलोमीटर का, महाराज जानते हैं, एक वन क्षेत्र था जिसमें वो टहलने जाते थे। 2 नदियों के संगम के बीच में एक आइलैंड था, उसमें करीब 4000 पेड़ थे, और दादाजी ने उन पेड़ों को नाम दे रखे थे, उन पेड़ों को नाम से बुलाते थे। एक बार होली पर किन्हीं लड़कों ने 4 पेड़ काट दिए, उनको तीव्र ज्वर हो गया, 3 दिन तक वो बीमार रहे, और वो तब तक ठीक नहीं हो पाए जब तक कि उन लड़कों को पकड़कर उनको, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर दी गई। मधुकर में और जितने पत्रकारिताओं का उन्होंने संपादन किया, उसमें पर्यावरण के ऊपर एक विशेष जोर उनका रहता था। इसके बाद भी हम पर्यावरण के क्षेत्र में जब चर्चा करते हैं, जब प्रवासी भारतीयों के विषय में चर्चा करते हैं, तो दादाजी का नाम नहीं आ पाता। परिवारीजन होने के नाते मुझे थोड़ा क्षोभ होता है, लेकिन दोष शायद उनकी मानव संतानों का, पत्रकारों का ही है। उन्हें उस तरह से हम लोग सुरक्षित नहीं कर पाए उनकी यादों को, उनकी पत्रकारिता को। विशाल भारत ने, उसके बाद जितने साहित्यकार आए, सब साहित्यकार जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे चले, उन सबको प्रकाश में लाने का कार्य दादाजी ने ही किया था। दिनकर जी हों, चाहे महादेवी जी हों, कमला चौधरी हों, वात्स्यायन जी हों, सबको दादाजी ने ही विशाल भारत से ऊपर उठाया। ढूंढ ढूंढ के उन्होंने प्रतिभाओं को अपने यहाँ स्थान दिया और उनकी प्रतिभाओं को निखरने का मौका दिया। चाहे वो जनपदी आंदोलन हो, चाहे वो घासलेटी आंदोलन हो, उन्होंने सब में अपने जी जान से कोशिश की, और संसद में भी उन्होंने हिंदी के ऊपर जो भाषण दिए वो वास्तव में स्तवन करने लायक हैं। हिंदी अगर आगे नहीं बढ़ पाई ज़्यादा तो इसका दोष हमारा है, हमने हिंदी को कठिन से कठिन बनाते चले गए। उन्होंने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हिंदी को आम भाषा की तरह देखना चाहता हूँ। पंत जी की सिकता रेत मेरे मुंह में चुभती है, अगर वो रेत होती तो वो नहीं चुभती। उन्होंने जोर दे के सबसे यही कहा कि जो जनपदी भाषाएं हैं, जो जनपदी भाषाएं हैं वो हिंदी की सौत नहीं है, उनकी बहनें हैं, उनका उसी प्रकार आदर किया जाना चाहिए। और हिंदी को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जनपदी भाषाओं का ही हो सकता है। जनपदी आंदोलन में उन्होंने ओरछा में रह के बहुत कार्य किया, जब फिरोजाबाद में थे तो फिरोजाबाद में बहुत कार्य किया। ब्रज प्रदेश का साहित्य, जनपदी साहित्य काफ़ी ढूंढा गया और प्रकाशित भी हुआ। वो जहाँ रहे वो जगह एक साहित्यिक तीर्थ के रूप में बन जाती थी। वो ज्ञानपुर रहे, थोड़े दिन रहे बनारस के पास जहाँ मेरे पिताजी थे, लेकिन वहाँ भी एक साहित्यिक तीर्थ हो गया। एक सज्जन मुझे ऐसे मिले जो कि करीब 60 वर्ष के रहे होंगे, 70 वर्ष के रहे होंगे। उनके पास विशाल भारत की पूरी डे 1 से लेके आखिर तक की पूरी फाइल थी, और उसके पन्ने, कुछ पन्ने वो रोज़ पढ़ा करते थे। वो दादाजी से आके मिले। जब वो कोटद्वार में थे तो वन आंदोलन एकदम चरम पर आ गया।
सुंदरलाल बहुगुणा उन्हीं से प्रेरणा लेके इस आंदोलन में कूदे। चिपको आंदोलन को बढ़ावा मिला और वो एक साहित्यिक तीर्थ हो गया। वहाँ जितने पहले साहित्यकार रहे थे उन सबको ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया गया और वहाँ पर एक बड़ा भारी साहित्यिक माहौल तैयार हो गया। जब वो फिरोजाबाद में आए थे तो संपूर्णानंद जी ने कहा था आप दिगंबरों की बस्ती में लॉन्ड्री खोलने जा रहे हैं, वहाँ साहित्य कैसा। लेकिन फिरोजाबाद को भी उन्होंने लिख लिख के मशहूर कर दिया। फिरोजाबाद भी एक साहित्यिक तीर्थ हो गया। कोई ऐसा उस समय का बड़ा साहित्यकार पत्रकार नहीं था जो कि उनके पास आया न हो या उनसे पत्र व्यवहार के जरिए निरंतर संपर्क में न रहा हो। मैंने उनका जो कुछ पास से देखा वो उस समय शायद हम लोग उतना महसूस नहीं कर पाए नज़दीकियों की वजह से, लेकिन जैसे जैसे उनका स्मृति दूर होती गई हम लोगों से, मुझे ये लगने लगा कि दादाजी जैसा व्यक्तित्व बहुत कम इतिहास में देखने को मिलेगा। उनकी ग्लोबल सोच, हिंदी को उन्होंने क्रोपाटकिन से, थोरो से, एमर्सन से सबसे परिचित कराया। घर में भी, परिवार में भी उनका परिवार सीमित नहीं था। जितने लोगों से वो मिलते थे सब उनके परिवार में शामिल थे। उनकी पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता थी। कोई ऐसा विषय नहीं था जिसको उन्होंने छुआ न हो, चाहे वो हरिजन उत्थान हो, चाहे वो पर्यावरण हो। मुझे फिरोजाबाद वालों को तो ये दृश्य अभी तक याद होगा, मैंने तो कई बार देखा है। वो जब सुबह टहल के लौटते थे तो थोड़ा दही लेते हुए, एक केले का पत्ता लेते हुए आते थे जिस पर वो भोजन करते थे। और सालों साल ये क्रम चला था कि वो वहाँ से लौटते थे, रास्ते में कोई हरिजन मिलता था, एक हाथ में उसको कुल्हड़ पकड़ा देते थे और दूसरे हरिजन को अपना केले का पत्ता पकड़ा देते थे। और फिर आके हरिजन वाल्मीकि बस्ती में थोड़ी देर बैठते थे। वहाँ एक स्कूल खुलवाया था, उसके बच्चों से मिलते थे और रोज़ का आना जाना था वहाँ पे। रोज़ वहाँ पे बैठते थे थोड़ी देर, बजाय इसके किसी से कहने के तो तुम इनसे व्यवहार अपना संयत करो, इनको पूछो, समाज का हिस्सा बनाओ, वो खुद वो करते थे। घर पर जब कोई भी वाल्मीकि बंधु आता था तो उन्हीं कप्स में चाय पीता था जिसमें हम सब लोग पीते थे। हमारी दादी को थोड़ा अखरता था तो उन्होंने कुछ कप्स अलग करवा दिए थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा तो वो उन कप्स में चाय पीने लगे, अपना कप उन लोगों को बढ़ा देते थे। आशुतोष ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम चाहेंगे ये कार्य आगे बढ़ता रहे। सबसे पहले मेरी एक टीस महाराज के सामने व्यक्त कर दूं। मैं राजेंद्र सागर 2 साल पहले गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे कम से कम एक पत्थर दादाजी के नाम का लग जाए, क्योंकि वो राजेंद्र सागर जिसकी वजह से इतना ग्रीन रेवोल्यूशन उस एरिया में हुआ और राजेंद्र सागर बांध बना, वहाँ पर कोई भी चिन्ह दादाजी का नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कहा कि जो कुछ भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा, आप यहाँ पर एक स्तंभ बना दें, जिससे कि मैंने पत्र व्यवहार भी किया। मेरे साथ मनोज भी थे, मनोज चतुर्वेदी पत्रकार हैं हमारे छोटे भाई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक वो संपूर्ण नहीं हो पाया। महाराज से प्रार्थना है कि अब लेख बना दें, मैं पत्थर पे करके और मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, मैं शिलालेख लिखवा के आपको भेज दूंगा, आप उसको स्तंभ रूप में स्थापित करा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी दादाजी की पुण्यतिथि पर, वो जन्म तिथि पर सबसे बड़ी उपलब्धि तो आज ये हो गई। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो ये दृष्टांत बताया कि सामाजिक समरसता के वो प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रखा, यह आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए।
हमारे मध्य में ओरछा नरेश आदरणीय मधुकर शाह जी हैं। वे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं। अभी जो उन्होंने एकदम अनायास स्वीकार कर लिया कि हाँ शिलालेख मैं वहाँ लगवा दूंगा, तो ये उनकी कर्तृत्वता और उनके सामाजिक सरोकारों का दिग्दर्शन कराता है। जैसे बताया आशुतोष जी ने कि पंडित जी ने मधुकर का संपादन आपके पूज्य पिताजी महाराज वीर सिंह जूदेव जी के पास रहकर टीकमगढ़ में किया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएँ। आप अच्छा वहाँ से एक मिनट, नहीं तो आप ये माइक कहाँ पर है? आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। देखो बेटा अगर आ जाएगा ये, बस 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 ठीक है। थोड़ा सा और ढील दो, थोड़ी ढील दो। नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर अटक रहा है ना। अच्छा आप बोलिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ। नहीं मैं ही पकड़ लूँगा। चलिए हाँ ठीक है। सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर तो बहुत कृपा रखते थे और सब लोगों ने उनकी स्कॉलरशिप के बाबत में उनकी जो पत्रिका छापते थे, करते थे, लेख लिखते थे, उसके बाबत में सब लोगों ने बातें की हैं। मैं कुछ उनके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में वो क्या थे। जब वो चले गए तो हिंदुस्तान में 4, 5, 6 से ज़्यादा गांधीयन नहीं बचे थे। ये आखिरी मॉडल था। एम्बेसडर गाड़ी चली गई, अब नहीं मिल सकती। आप 10 लाख मांगे, 50 लाख मांगे, अब नहीं मिल सकती। तो महात्मा गांधी, पहले तो ये समझना होगा कि महात्मा गांधी थे क्या। अगर महात्मा गांधी को बीच से चीरा जाए तो आधे तो वो जैन थे और आधे तो वो ब्राह्मण थे। जन्म चाहे उनका बनिया परिवार में क्यों न हुआ हो, तो उन्होंने अपने परछाई में आदमी पैदा किए। अब वो ब्रीड खत्म हो गई, जैसे ने आप किया, अब कोई नहीं है उनमें क्या। तो दादाजी मेरी नज़र में एक गांधीयन थे। जब वो गए शायद उस वक़्त उसी दरमियान में 3, 4, 5 आदमी रह गए थे। गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, सतीश चंद्र दास गुप्ता, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, ये कुछ ही लोग रह गए थे। तो ये गांधीयन मॉडल जो था, ऑस्टियर मॉडल था, ये महात्मा गांधी ने को फॉलो करने वाले लोग थे। और उसी दरमियान चेंज हुआ कांग्रेस पार्टी में। जो त्यागी थे वो भोगी हो गए। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो ये कह रहा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों ने भारत के लिए त्याग दिया था वो ख़त्म हो गए और जो भोग करना जानते थे वो भोग करने लग गए और उसका पूरा फ़ायदा उठाने लग गए। मैं 9 बार पाकिस्तान हो आया हूँ, सुना जाए। मुझे एक पाकिस्तानी ने कहा, साले तुम हिंदू भोग करना नहीं जानते हो, तुम्हारे धर्म में लिखा है कि त्याग से तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। हमारे इस्लाम में लिखा है कि दुनिया का एंजॉयमेंट करना चाहिए। तो ये विचारधारा थी महात्मा गांधी की। तो वो एक ब्राह्मणिक जैन विचारधारा थी। ये विचारधारा का मॉडल अब हमारे यहाँ भी ख़त्म हो गया और पाकिस्तान में तो कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है, हमारे जूइश फेथ में, क्रिश्चियन फेथ में, मुस्लिम फेथ में ये है कि दुनिया एक ऐसे बनी है, ऊपर इंसान बैठा है, आदम जात बैठी है। आदम जात को हुक्म है कि पूरी कायनात का फ़ायदा उठाएं और भोग करें। गाय को काटें, गाय का दूध पिए, बकरे को काटें, मुर्गे को काटें, खाएं न खाएं, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन ये दुनिया आदमी के लिए बनाई गई है। पाकिस्तानी ने, मुझे मुसलमान ने सुनाया। तो ये महात्मा गांधी का जो मॉडल था ये बिल्कुल इसके विपरीत था। वो हिंदू मॉडल था कि आदमी को ऑस्टियर रहना चाहिए, आदमी एक संरक्षण
करना चाहिए, वो आदमी वो है जो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करे, इस दुनिया को का संरक्षण करे। ये विचारधारा अब उठ चुकी है। इसके आखिरी प्रतीक थे ये हमारे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये समझ की बात है सर। मॉडल आते हैं, मॉडल चले जाते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो हट नहीं सकती, कभी भी नहीं मिट सकती। जो सच्चाई है वो टाइम के बाहर है, समय के बाहर है, उस तरफ है। तो महात्मा गांधी समय के उस तरफ थे, इस तरफ नहीं थे। तो ये भी समझने की बात है। और ये लोग थे जो अब लुप्त हो गए हैं। अब कोई गांधीयन नहीं बचा, कोई नहीं बचा। तो ये हमको और भी ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए ऐसे आदमी को जो इस प्रतीक को समझता था। मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया सर, जितना मुझे आता था मैंने कह दिया। मुझे क्षमा करें अगर कोई गलती हुई हो। हमारे सिक्के में 16 आने चांदी थी, मिश्रण नहीं था। हार्दिक आभार आदरणीय मधुकर जी। जिन गांधी को हमें जानना चाहिए उसकी थोड़ी सी झलक आपने दी हमारे समक्ष। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय हरिवंशी और मंचस्थ अभ्यागतों से आग्रह करता हूँ कि कृपया यायावर शब्द शिल्पी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। पीयूष जी आइए। धन्यवाद सम्मानित मंच, जिनका अपार स्नेह हमें प्राप्त है और जो राजनीति में रहकर भी राजनीति नहीं कर पाते, जिनकी रुचि लेखन अध्ययन में है, ऐसे राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी स्वयं एक यशस्वी पत्रकार और संपादक हैं। जिन बनारसी दास चतुर्वेदी जी की पावन स्मृति को नमन करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, उसमें जो कुछ इन्हें गिने चुने लोग बचे हैं समाज में, उनमें से आदरणीय हरिवंश जी हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं धर्मयुग व रविवार में कार्य किया। पत्रकारिता में शुचिता और पारदर्शिता के वे प्रबल पक्षधर रहे हैं। उन्होंने सदैव मूल्यों और नैतिक प्रतिमानों की पत्रकारिता की है। राजनीतिक क्षेत्र में पदार्पण के बाद भी उनकी सरलता व सामाजिक चेतना यथावत रही है। उनसे आग्रह करता हूं कृपया आए, हमें संबोधित करें। आदरणीय हरिवंश जी। सबसे पहले मैं श्रद्धेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके जन्मदिन पर उन्हें प्रणाम करता हूं। इस यायावर शब्द शिल्पी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी पुस्तक लोकार्पण समारोह में
मौजूद आप सबको पुनः मेरा प्रणाम। पुस्तक के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, बहुत समृद्ध पंडित जी पर यह पुस्तक संपादित की है, भाई आशुतोष चतुर्वेदी जी, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में रहने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय मधुकर शाह जी, डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी जी, जो पेशे से भले जिन्होंने कहा कि मैं शुष्क पेशे में हूं, पर बहुत बेहतर तरीके से दादाजी को, पूज्य दादाजी को उन्होंने स्मरण किया। इस अवसर पर इस सभागार में उपस्थित हमारे अनेक वरिष्ठ और आत्मीय मित्र, जिनसे वर्षों बाद मुलाकात हुई, खासतौर से हमारे विनोद अग्निहोत्री जी हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, आदरणीय हरिवंश चतुर्वेदी जी हैं, अनेक हमारे मित्र लोग हैं, आप सभी विद्वज्जन और श्रद्धेय पंडित जी के परिवार के सभी मौजूद लोग। यह समारोह हमारे लिए कई अर्थों में विशिष्ट है। यहां पुस्तक का तो लोकार्पण हुआ ही, पर यह पुस्तक एक झलक है एक बहुआयामी ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जो देश के लिए गौरव पुत्र हैं, देश के गौरव पुत्र हैं। मैं मानता हूं कि सिर्फ हिंदी समाज के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे देश में चेतना फैलाने, पत्रकारिता के क्षेत्र में अद्भुत काम करने और अनेक क्षेत्रों में विशिष्ट काम के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैं ओरछा नरेश जी का लेख पढ़ रहा था, ओरछा उन्हें भूल नहीं सकेगा। बहुत सुंदर गंभीर वैचारिक दृष्टि से संपन्न आलेख। आदरणीय चतुर्वेदी जी पत्रकार थे, चिंतक थे, यायावर थे, वैचारिक व सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई के अप्रतिम योद्धा थे, विरल संपादक। उन्होंने जो संपादक के रूप में लकीर खींची वो कई अर्थों में अनूठी थी और आज भी वो मॉडल अप्रतिम अपने आप में बने हुए हैं। उससे भी आगे मैं मानता हूं कि हिंदी बौद्धिक जगत में जिस चेतना के वो वाहक थे, हिंदी समाज को नए धरातल पर पहुंचाने में जो उनकी भूमिका रही, वह एक रेयर और विलक्षण मनीषी के रूप में हमेशा उनकी स्मृति बनी रहेगी। हमारा समाज या हम लोग उन्हें याद करें या न करें। और विरल पत्र लेखक, मैं बताऊंगा कैसे मैं उन्हें विद्यार्थी के रूप में मुझे उन्हें जानने का अवसर मिला। और जहां तक मुझे स्मृति है कि 1 लाख से अधिक पत्र लिखने वाले वो व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कभी पत्र नहीं लिखा और न उनके बारे में कोई पता किया। आशुतोष जी हमारे सौभाग्यशाली है कि उनका पत्र उनके पास है। समाज की चिंता करने वाले व्यक्ति, जब आत्म केंद्रित समाज आज बन रहा है तो ऐसे विलक्षण व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के लिए लगा दिया, भला उनकी प्रेरणा से समाज हमेशा कैसे वंचित रहेगा? आज नहीं कल ऐसे लोग ही समाज के प्रदर्शक और मार्गदर्शक बनेंगे। इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की रुचि हुई तो थोरो वगैरह को थोड़ा ढूंढने लगा, पर मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि ऐसे सारे पश्चिम के विलक्षण चिंतकों के बारे में, पश्चिम हो, जापान हो, ऑस्ट्रिया हो, दूसरे देश के, उस वक्त जब न गूगल था, न जब यह इंटरनेट था, जब सचमुच स्वाध्याय, तप, त्याग और श्रम से ही आप चीजों को, प्रतिभा को अर्जित कर सकते थे, तब स्वाध्याय से उस अद्भुत मनीषी ने पूरी दुनिया की झलक हिंदी समाज को दिखाने की कोशिश की। हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक 1854 में आई और कैसी पंडित जी की दृष्टि थी यह हमें समझनी चाहिए। उस वक्त उस विचार दर्शन से वो समाज को परिचित करा रहे हैं। आज जब दुनिया 21वीं शताब्दी में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, कंज्यूमरिज्म से बहुत आगे जाकर
फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पहुंच चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जब टेक्नोलॉजी के जानकार यह कह रहे हैं कि 2021 से लेकर 30 के बीच 10 वर्षों में यह आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को अद्भुत ढंग से बदल देगी। इस दौर में दुनिया में एक पैरेलल बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चल रहा है जिसकी तरफ लोगों की निगाह कम है और खासतौर से भारत की निगाह कम है। आदरणीय ओरछा नरेश जी जो कह रहे थे गांधी के बारे में, गांधी इस रूप में रेयर थे जिन्हें आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा पुतला हुआ था, और ये सब मिनी गांधी थे। उनमें सबसे प्रभावी हिंदी इलाके के गांधीयन हमारे चतुर्वेदी जी थे। तो हेनरी थोरो की उस पुस्तक को जो उन्होंने विचार दर्शन से अपने हिंदी इलाके के लोगों को परिचित कराया, उसके पीछे मुझे लगता है कि बड़ी सोच, वो सोच क्या आज इस कंज्यूमर सोसाइटी में। मैं पिछले दिनों एक किसी इकोनॉमिस्ट की पुस्तक पढ़ रहा था कि 15वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच दुनिया कैसे कंज्यूमर सोसाइटी बन गई। बड़े नॉन इकोनॉमिस्ट की पुस्तक, पेंगुइन ने छापी है, 700-800 पेजेस की पुस्तक है। उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम में इस तरह का भोग के प्रति जो हमारे समाज में भी पहुंच चुका है, प्रबल आकांक्षा और चाहत बढ़ी है कि जो जितने सामान लोग खरीदते हैं उसका 1/3 जीवन में वो उपयोग नहीं कर पाते, जीवन गुजर जाता है, वो बॉक्स खुलते ही नहीं। तो आज इन चीजों से उबकर, चाहे वो आपका पर्यावरण का मुद्दा हो जो सुना आपने डॉक्टर साहब से, इन सारे लोगों ने फोर्स ही किया। वो सारे संकट देखते हुए आज दुनिया में मिनिमलिस्ट आंदोलन चल रहा है कि न्यूनतम चीजों से कैसे आप जी सकते हैं, कम से कम सामान कैसे हो भोग की, इसके लिए एक पैरेलल मूवमेंट चल रहा है। इस समृद्ध दुनिया जो माना जा रहा है कि अब तक दुनिया लगातार अपने स्टेज से जो आगे बढ़ती गई तो सबसे समृद्ध कगार पर है और बहुत आगे जाना है, समृद्धि की चाहत ही पूरी दुनिया की चाहत बन गई है, उसमें यह मिनिमलिस्ट आंदोलन चल रहा है। और हमारे पंडित जी जैसे लोग, उन्होंने आज नहीं कब आप याद करें, थोरो जैसे लोगों को इसलिए हमारे समाज से परिचित कराया क्योंकि हमारे समाज का अतीत क्या रहा है। भोग के बीच आप कभी जीवन का सुंदर पल पा नहीं सकते, यही विनोबा ने कहा, यही गांधी ने कहा। ऐसे दर्शनों को निकाल करके लोगों तक पहुंचाना यह असाधारण दृष्टि की बात थी। मैं मानता हूं कि यह रियल हार्डवर्क जिसे आप कहते हैं वह करके संभव था कि दुनिया की विशिष्ट जो क्या कहें ज्ञान संपदा उसको यहां लाकर के अपने हिंदी पाठकों से रूबरू कराना। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, आपने सुना जनपदीय आंदोलन के बारे में, उसमें ओरछा नरेश ने अच्छी तरह उल्लेख भी किया है कि बुंदेलखंड के इलाके में अपने राज्य की चेतना और खासतौर से आसपास की रियासतों में कोई देशज बोध नहीं था, कोई चेतना नहीं थी। वहां जाकर के चेतना फैलाना और पैदा करना, यानी कहते हैं ना पत्थर पर दूब उगाने की कोशिश, वह काम करने वाले व्यक्ति कितने जिजीविषा के धनी रहे होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। घासलेटी साहित्य के खिलाफ मुहिम, अस्पष्ट भाषा के विरुद्ध मुहिम, कस्मे देवाय आंदोलन, यानी कि हम किस लिए लिखें, और उनके सारे लेखन में जैसा मैं बताया कि एक पर्पस था, एक दृष्टि थी। शहीदों के साहित्यिक श्राद्ध, गांधी जी के कहने पर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, प्रवासी भारतीयों की समस्या पर लेखन, फिजी में गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति पर तोताराम सनाडे के साथ वो ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक है। उसके बाद प्रवासी आंदोलन आज देखिए कहां चला और आज किस स्टेज पर चीजें पहुंची हो। और डॉक्टर साहब से आपने सुना, चतुर्वेदी जी के पत्रों के बारे में आपको मैंने बताया, लेकिन खास तौर से उनका शहीदों की स्मृति की रक्षा के लिए शहीदों का श्राद्ध जो अभियान था, यह साहित्यिक आंदोलन था। ये सारी चीजें एक कैसे सृजनशीलता हिंदी इलाके में आए, हिंदी बौद्धिक चेतना में आए, उसके लिए थी। और सिर्फ ये कोशिश नहीं थी, कितने विशिष्ट लेखकों को उन्होंने जगह दी और वो लोग सामने आए।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली, गुरुभक्त सिंह, कमला चौधरी, सत्यवती मलिक, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन इत्यादि बहुत सारे लोग विश्व चेतना फैलाने में उन्होंने शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, अमेरिकी विचारक एमर्सन, थोरो, क्रांतिकारी क्रॉप्टकिन, जो सारे अराजकतावादी विचार के थे। यानी इसके पीछे क्या दृष्टि कि बहु विचार का मंच बनाया आपने अपनी पत्रकारिता को, जिससे विचार संपन्न हो हमारे पाठक। कथाकार स्टीफन ज्विग, कागवा, अमेरिकी पर्ल बक, ये सब यानी ये अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि। उसके बाद 1937 में टीकमगढ़ आकर, और मधुकर शाह जी ने अपने लेख में लिखा है कि उनके व्यक्तित्व का यह कैसा विलक्षण पहलू था कि एक व्यक्ति के बलबूते पर टीकमगढ़ की चेतना का जागरण, अंतर्राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय जागरण, गांधी के विचारों को जन जन तक ले जाना, हिंदी के पाठकों को कैसे हम सचेत और बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न करें, साथ ही एक जनपदीय आंदोलन भी खड़ा करना। आप काम का डायमेंशन देखिए एक व्यक्ति का। हमारा समाज इतना टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में, सब कुछ में आगे बढ़ने के बाद जब ग्लोबल दुनिया बन गई है, शायद 94-95 में पुस्तक आई इकोनॉमिस्ट की, महिला मैगजीन, महिला पत्रकार बहुत चर्चित हैं, डेथ ऑफ डिस्टेंस, की दुनिया एक गांव बन गई है। इतना सब हो जाने के बाद भी, इंटरनेट और सारी सुविधाओं के बाद भी, आप मुझे एक नाम बताइए जो व्यक्ति इनका आधा हिस्सा भी कर सकने में सक्षम हो। आप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्रतिबद्धता, वो व्यक्तित्व शायद नहीं था। मैं हमारे प्रिय लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, उन्होंने उनके बारे में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, ये सारी चीजें मेरे कहने से ज्यादा बेहतर ढंग से स्पष्ट करेंगी। निर्लिप्तता की भाषा में उनका जीवन एक संत का जीवन है। चतुर्वेदी जी एक बादल हैं और जीवन भर विचार, सुझाव और सहयोग के बीज सींचते रहे हैं। ये योजना पुरुष हैं पर कभी योजना पूर्वक नहीं जिए। यह उनके जीवन की अनिष्टता है और यही उनके जीवन की विशेषता है। वो अपने संपर्क सामर्थ्य के कारण अपने लिए और अपने कार्यों के लिए निर्माण का ताजमहल बना सकते थे, पर बनी नहीं कच्ची झोपड़ी भी। इसके लिए न कभी वे चिंतित हुए न व्यस्त। यही उनकी प्रशंसा है, यही उनकी आलोचना। वे गुणों के भंडार हैं और उनके गुणों से दूसरों को लाभ पहुंचा है, यही उनका चरित्र है। उनका विश्वास है कि जीवन की उन्मुक्तता, और इसके लिए वे जीवन भर पूरी कीमत चुकाते रहे हैं, पर उनके अटूट हाथों का खजाना कभी खाली नहीं हुआ और उनकी मस्ती की तिजोरी सदा बनी रही। यही उनका व्यक्तित्व है। संक्षेप में उनके जो बहुआयामी व्यक्तित्व का मैंने उल्लेख किया, वह कितना संपन्न था, मैं कन्हैयालाल जी के शब्दों में ही उल्लेख करूं। उनके व्यक्तित्व में कबीर का फक्कड़पन, दीनबंधु की दीनता। दीनबंधु एंड्रूज की जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी, उस जमाने में वो शायद कई विदेशी बड़े पत्रकारों ने 50 जगह उसको कोट किया। रामानंद बाबू की वाणी स्वतंत्रता, टैगोर की आत्मिक आभा, एमर्सन का अलबेलापन और प्रिंस कृपाटनिक की अराजकता था गांधी जी की समता विशिष्ट रूप से समाई हुई। वो आप समझ सकते हैं कि वो किस रूप में, किस प्रतिभा के संपन्न थे। उनका विपुल लेखन कितना बड़ा था। शायद एजरा पाउंड ने कहा था कि ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विथ मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। इतने सुंदर ढंग से जो एजरा पाउंड कहते हैं वो आप उनके लेखन में पाएंगे। और पत्रकारिता को किस रूप में उन्होंने गौरवान्वित किया वो अलग है, लेकिन गांधी जी ने पत्रकारिता का जो सूत्र तय किया था उस पर चलकर उन्होंने कैसे लकीर खींची, और गांधी जी का क्या वो कहना था जो उन्होंने अपनाया। गांधी जी ने कहा था कि वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए न्यूज़पेपर इज टू अंडरस्टैंड द पॉपुलर फीलिंग एंड गिव एक्सप्रेशन टू इट, जो बखूबी उन्होंने किया। अनदर इज टू अराउज अमंग द पीपल सर्टेन डिजायरेबल सेंटिमेंट्स, लोगों में चेतना फैलाना, जागृत करना। द थर्ड इज फियरसली एक्सपोज द पॉपुलर डिफेक्ट्स। ये सारे काम तो बनारसी दास जी ने सबसे बेहतर तरीके से किए। लिटरेचर, हिंदी संपन्न आधुनिक भारतीय समाज को आधुनिकता से कैसे संपन्न करे, यह उनकी देन है। मैं
मेरा बिना मिले उनसे परिचय कैसे हुआ, ये मैं जरूर आपसे उल्लेख करना चाहूँगा। मैं भी इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था, आ गया पत्रकारिता में। पर पत्रकारिता में प्रवेश से पहले मैं आज याद कर रहा था कि पहली बार कब नाम पढ़ा था बनारसी दास जी का। मैं बनारस में पढ़ता था, क्लास 12 में स्कॉलरशिप मिली थी। मैं अपने घर जा रहा था तो मेरा स्टेशन बनारस से आकर छप रहा था। रात में ट्रेन आई, ठंड के दिन थे, कुछ स्कॉलरशिप मिला था तो किताब खरीदने की रुचि थी। तो उन दिनों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सब पढ़ने में काफ़ी रुचि रहती थी, तो किताब खरीदी। चंद्रशेखर आजाद की माँ जिन परेशानियों में थी उनको सामने लाने वाले विलक्षण व्यक्ति, वैसे सारे बड़े लोगों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में समाज जाने, यह काम तो बनारसी दास जी ने किया। क्या बात है। जो समाज ऐसे अपने महान पुरुषों को याद नहीं करता, उनके प्रति कोई अन्याय नहीं होता, क्योंकि वो तो विलक्षण व्यक्तित्व तो हमेशा रहेंगे। पर अकृतज्ञ समाज कभी अपना भविष्य बेहतर बना नहीं सकता। इसलिए हमें याद करना अपने भविष्य के लिए मजबूरी। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, और इनसे तो बाद में मुझे मिलने का मौका मिला नरेश चंद्र चतुर्वेदी। नरेश चंद्र जी को वो अपना राजनीतिक वो मानते थे और इन्हें असल पत्रकार का अपना वो मानते थे, जगदीश जी को। ये 2 बार पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। हमारे बंबई में काम करने गया मैं टाइम्स ग्रुप धर्मयुग में, तो मेरा संपर्क बहुत आत्मीय हुआ नारायण दत्त जी से। और नारायण दत्त जी का बड़ा गहरा आदर, सम्मान और बड़ा आत्मीय संबंध था हमारे पंडित बनारसी दास जी से। मुझे यह संयोग मिला कि नारायण दत्त जी बिल्कुल छोटे भाई की तरह मुझे जब तक जीवित रहे मानते रहे। हमारे हिंदी इलाकों की एक खास विशेषता और मैं आपको बताऊं, मैंने जीवन में जिन सबसे विलक्षण संपादकों को देखा उनमें एक नारायण दत्त जी, पर हमारा समाज उनको याद नहीं करता। शायद एक वजह यह भी हो कि वो मूलतः कर्नाटक के थे और 7-8 भाषाओं के गहरे जानकार थे। इतना बिल्कुल मतलब गांधीयन, ज्ञानवान, विलक्षण चरित्र के धनी सात्विक व्यक्ति को जीवन में आप कम देखे होंगे। उनका जगदीश चतुर्वेदी जी से बड़ा गहरा और आत्मीय संबंध था। बनारसी दास जी तो था ही। बनारसी दास जी की पत्रों का उन्होंने संपादन किया और मैं जहां रहता था वो आते थे, हमारे साथ रहते थे, या अंत तक मैं बेंगलोर जाता था, उनसे मिलता था। वह उस परिवार से थे जो बड़ा गांधीयन परिवार रहा है और एच वाई शारदा प्रसाद जी के छोटे भाई थे, जो विलक्षण पत्रकार, प्रेस एडवाइजर और अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे। उसमें 2 खंडों में जो उन्होंने पत्रों का संपादन किया है, वो आप पढ़ें, उससे पता चलेगा कि पंडित जी की कितनी विलक्षण दृष्टि थी, कितना वाइड संबंध था और कैसे लोगों को प्रेरित करते थे। और शायद मुझे लगता है कि मानव इतिहास में आप ढूंढे तो एकाध कुछ उदाहरण दूसरे मिलेंगे जो 1 लाख पत्र लिखकर अपने हर पत्र से एक नजीर और मापदंड पैदा करते हैं। शायद कोई नहीं मिले। मैं जब उनकी पुस्तक महापुरुषों की खोज में पढ़ रहा था तो उसमें खुद उन्होंने भूमिका लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, नवनीत के भूतपूर्व यशस्वी संपादक श्री नारायण दत्त जी की सेवा में मैंने एक लेख महापुरुषों की खोज में भेजा था। उन्होंने लौटती डाक से ओटावा, कनाडा के एक विश्वविख्यात फोटोग्राफर यूसुफ कार्स की एक पुस्तक ही भेज दी जिसमें संसार के प्रसिद्ध पुरुषों के फोटोग्राफ थे। पुस्तक का नाम था इन सर्च ऑफ ग्रेट मैन। आप देखें, इन सर्च ऑफ ग्रेट मैन। और खुद पंडित जी ने पुस्तक लिखी थी महापुरुषों की खोज में। यानी कहते हैं जो प्रतिभाएं, जीनियस होते हैं, वो कैसे एक तरह सोचते हैं, कहां ओटावा का विलक्षण फोटोग्राफर, पंडित जी कहां, कितनी दूर, और तब दुनिया एक नहीं हुई थी आज की तरह। पंडित जी कहते हैं पुस्तक मुझे बहुत पसंद आई। पुस्तक मुझे, यद्यपि फोटोग्राफर साहब की कृति से मैं भली भांति परिचित था,
यह भी विलक्षण बात है कि ओटावा कनाडा में छपी उनकी उस वक्त की पुस्तक भारत आने में वर्षों लगते होंगे, पर पंडित जी जानते थे उसके बारे में। तथापि नामों के टकराव से मुझे आश्चर्य हुआ। सेम टाइटल, यानी प्रतिभाएं कैसे एक समान सोचती हैं, विलक्षण। उन्होंने 70-71 वर्षों तक निरंतर लिखा, ये उसमें लिखा है, उल्लेख किया है। विश्वविख्यात महापुरुषों का वर्णन, और उनके साथ आप उस दृष्टि पर गौर करें कि एक मजदूर बाज खां का भी उल्लेख है, यानी समाज के हर वर्ग से कैसा जीवंत संपर्क उनका रहा। उनकी खास तौर से शब्द चित्रों के बारे में उनकी पुस्तक हमारे आराध्य, संस्मरण, विश्व की विभूतियां। और मैं आपको स्वीकार करता हूं कि पिछले कई वर्षों में कोरोना के दौर में बहुत उनको ध्यान से दोबारा मैं पढ़ा। अगर आपको निजी जीवन में भी प्रेरणा अंधेरे क्षणों में पाना है तो पंडित जी को पढ़ेंगे, तभी आप पा सकते हैं। हिंदी समाज के पास तो विपुल साहित्य कहीं और मिलेगा शायद नहीं। पहला लेख उनका 1912 मई जून में नवजीवन में छपा था। 91 वर्ष के जब वो हुए तो लिखते हैं कि पिछले कार्यों पर एक विहंगम दृष्टि डालूं, ऐसा लगता है। अब आप देखें कि 91 ईयर्स के हो करके वह लिखते हैं फिर आगे कि अब वह वक्त आ गया है कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मैंने क्या किया। फिर कहते हैं पर मन नहीं मानता, जहां मैं बेहतर चरित्र, बेहतर सूचनाएं देखता हूं तो मैं उन पे लिखने बैठ जाता हूं। अब वह खुद अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे देखता हूं। तो सुप्रसिद्ध तथा विश्वविख्यात लेखक ज्विग ने फ्रांस के एक लेखक वेजेलगेट का उल्लेख करते हुए लिखा था कि उन्होंने फ्रांसीसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी, जबकि वह स्वयं प्रतिभाशाली लेखक थे। वेजेलगेट के पथ का यत्किंचित अनुसरण करते हुए मेरे मन को जो संतोष मिला है वही मेरी सबसे बड़ा पारिश्रमिक है, और मैं बिना संकोच के कह सकता हूं कि यह सौदा घाटे का नहीं है। यानी हिंदी इलाके में जितनी प्रतिभाओं को उन्होंने दिया, उन प्रतिभाओं को तराशने बनाने में अपना जीवन लगा दिया, अपनी प्रतिभा लगा दी। इससे बड़ा कौन सा और त्याग का उदाहरण हो सकता है जिस मिट्टी पर हिंदी इलाके की चेतना खड़ी। और मैं आपको बताऊं कि क्यों उन्हें याद समाज को, मजबूरी में भी हिंदी समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य का निर्माण अतीत की बुनियाद पर ही संभव है। इस संदर्भ में जिस साम्राज्यवाद के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, अंग्रेजों के खिलाफ, उनमें से एक उनके नायक अंग्रेजों के, हम लोगों के लिए तो दूसरे रूप में हम वो दिखाई देते हैं, पर इतिहास पर उनका कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। चर्चिल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में जब ब्रिटेन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तब उन्होंने कहा कि बिना अतीत को देखे हुए, जितना पीछे अतीत के देखेंगे उसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, आप भविष्य बना नहीं सकते। तो सिर्फ हिंदी इलाके नहीं, देश के भविष्य को बेहतर तरीके से हमें ले जाना है। मौजूदा चुनौतियों में गांधीवादी रास्ते पर, पर्यावरण से लेकर के बाकी सवालों पर जो आज खतरे मानवता के सामने पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो हमें पंडित जी जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को याद किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद है, उन्होंने संसद में भी विलक्षण काम किए, उसका भी मैंने थोड़ा विवरण निकाला था, बहुत संक्षेप में मैं आपसे बताना चाहूँगा। मैंने जो समय बताया था सुनने में इतना आनंद नहीं, पहला काम तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और ये काम, ये परिवार का दायित्व नहीं है, ये समाज का दायित्व है अपने ऋण से उऋण होने का, कृतज्ञता बोध के तहत, कि उनकी कितनी रचनाएं अभी बाकी हैं वो सामने आए। उन्होंने खुद लिखा है उसमें महापुरुषों की खोज की भूमिका में
कहते हैं कि 40-50 संदूकों और 100-125 फाइल बॉक्सों में बिखरी पड़ी सामग्री को व्यवस्थित करना कोई आसान काम नहीं। मेरी 30-35 किताबें और संपादित विशेषांक छप चुके हैं और सैकड़ों की लेख इधर उधर पड़े हुए हैं, जिनमें से 10-12 ग्रंथ तैयार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी महत्वपूर्ण सामग्री 2 संग्रहालयों, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली और आगरा विश्वविद्यालय के चतुर्वेदी व्रज केंद्र में सुरक्षित हो चुकी। तो उन चीज़ों का पुनर्प्रकाशन समाज के हित में, समाज की दृष्टि को संपन्न करने के लिए हो, यह हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए क्यों नहीं विश्वविद्यालयों में चेयर ऐसे लोगों के नाम पर बने? आखिर कौन से लोग प्रेरणा देंगे इन लोगों के अतिरिक्त? आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान, मैं उनके काम को नहीं जानता, पर ऐसे उनके समेत जो देश में वैसे विश्वविद्यालय आ रहे हैं, उनमें इन पर पीठ बननी चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज की भी कमी नहीं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम यह प्रयास करें। राज्यसभा में भी आकर उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। पहले तो उनका नॉमिनेशन ही किस रूप में हुआ, घर पे बैठे थे, कैसे सूचना मिली और क्या हुआ, वो विस्तार से मैं नहीं जानना चाहता, बहुत समय लगेगा। पर राज्यसभा में उनका क्या योगदान रहा, वह लिखते हैं एक जगह। मैं सुबह 4 बजे से काम में लग जाता था, 11 बजे तक काम करता था। इतनी शक्ति नहीं रहती थी कि मैं पार्लियामेंट जा सकूं। कांग्रेस पार्टी ने इतना सहयोग किया था कि मैं शाम को कभी कभी जाकर राज्यसभा में साइन कराता था। कांग्रेसियों की संख्या इतनी अधिक थी कि 2-4 सदस्यों के न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता था। फिर भी जब 2/3 वोटों की जरूरत पड़ती थी, मुझे फ़ोन कर बुला लिया जाता था और मैं चला जाता था। एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग है, कैसे राधा कृष्णन जी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आप दिखाई नहीं देते, तो उनका जवाब था, फिर उन्होंने लिखा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर लेकिन राज्यसभा में रहते हुए वह जो दूसरे विलक्षण काम किए, वो हमारे समाज को जानना चाहिए। राज्यसभा में रहते हुए शहीदों पर उन्होंने 20 ग्रंथ निकाले। राज्यसभा में रहते हुए दिल्ली में हिंदी भवन की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी भवन से वो 11 साल तक जुड़े रहे। अपने पास से पैसे खर्च करते थे उसमें। राज्यसभा में रहते हुए पत्रकारों के बारे में जो उनकी भूमिका थी, आप जानते हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ के वो अध्यक्ष रह चुके थे। कह सकते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इन बातों को मानता हूं कि पार्लियामेंट मेंबर की दृष्टि से मैं सफल नहीं रहा, पर उन 12 वर्षों में जो साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्य कर पाए वो निष्फल नहीं रहे। हालांकि मैं उनके बारे में जो उनका कथन है उससे सहमत नहीं हूं। वहां भी रहकर उन्होंने कैसा काम किया है, अब मैं उन विस्तार में नहीं जाना चाहता। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना करने में क्या उनका योगदान रहा या अन्य काम, वो सब लंबा प्रसंग होगा। पर राज्यसभा में कुल 2 टर्म रहे 12 साल, 1952 से 64 तक। इस दौरान राज्यसभा में 12 बार उन्होंने बोला है, यानी 12 वर्ष में 12 बार। बाकी काम उन्होंने खुद बताया विलक्षण। पर जो भी उनके भाषण है, इतने सार्थक हस्तक्षेप हैं कि उनको भी कहीं लेकर के हमें भूमिका देकर उन पर प्रकाशन कभी करना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन बिल 1962, उस पर उनकी तकरीर है। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स अमेंडमेंट बिल 1960, फॉर्मेशन ऑफ वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, द वर्किंग जर्नलिस्ट conditions of service and miscellaneous provisions bill 1955, motion regarding the report of the press commission, resolution reappointment of a commission to inquiry into the conditions of Indian languages, the Vindhya Pradesh Legislative Assembly prevention of disqualifications 1953, resolution reappointment of the commission to inquiry into the conditions of Indian languages, e-cinematograph amendment bill 1952। मैं उनके भाषणों का कुछ अंश निकाला था, पर मैं एक संक्षेप में आपको उल्लेख करके अपनी बात खत्म करूंगा। विंध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, मैं 3-4 मिनट में अपनी बात कह देना चाहता हूं। एक साहित्यिक की हैसियत से जो कुछ कहूँगा, कांग्रेस का मेंबर बने मुझे 1 वर्ष और 2 महीने हुए हैं और उसके प्रति मेरी भक्ति इतनी दृढ़ नहीं है कि अगर कांग्रेस अन्याय करे तो मैं उसका समर्थन करूं। लेकिन इस मामले में कह सकता हूं कि कांग्रेस यह समझिए गवर्नमेंट न्याय ही कर रही है। जिस प्रदेश में यह घटना घटित हुई है, एक घटना के संदर्भ में यह बिल था,
हस्तक्षेप था उनका भाषण। उसी प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। यदि विंध्य प्रदेश सरकार का कोई अन्याय किया है तो उसके लिए वे गरीब आदमी, और विंध्य प्रदेश में जो गरीबी है उसका अनुमान आप शायद नहीं कर सकते, वे क्यों इस पचड़े में पड़े। अगर विंध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गलती की है तो वे इसके कारण क्यों दंडित होने जा रहे हैं। अगर गवर्नर साहब ने गलती की है तो उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इन गरीब आदमियों को, जो 12 आदमी वहाँ से खड़े हुए हैं, क्यों दंडित करने की बात कही जा रही है। दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि जिस भाषा में हमारी ये व्याख्यान हुए, आप देखिए दूसरा कंसर्न। दूसरी बात मैं यह कहूँगा कि जिस भाषा में हमारी ये व्याख्यान हुए, यानी अंग्रेजी में बहस होती थी, 10% आदमी जिनके 10% आदमी जिनके चुनाव अयोग्य करार दिए गए हैं, उनकी समझ में वो भाषा कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं यह कहूँगा कि भविष्य में जिनके बारे में कहा जाए, कम से कम उनकी भाषा में उन तक पहुँचाने का प्रयत्न तो अवश्य किया जाए। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यानी भाषा की चिंता, संस्कृति की चिंता, देश की चिंता, गांधीयन वे ऑफ लाइफ की चिंता, ये आजीवन उनमें बना रहा। उनका इतना बड़ा योगदान है कि उस पर अगर विस्तृत चर्चा हो तो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आप घंटों बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं सिर्फ अंत में यही कहना चाहूँगा कि गांधी के ज़माने में जो विलक्षण लोग हुए, जिन्होंने इस देश को एक नई राह दिखाई, उनमें जो चुनिंदे लोग हुए, उनमें आदरणीय श्रद्धेय बनारसी दास जी थे। उन्हें उनके लिए नहीं बल्कि हिंदी समाज ही नहीं, पूरा देश अपने बेहतर भविष्य के लिए ऐसे लोगों को याद करने का वाला कहीं और से प्रेरणा नहीं पा सकता। इसलिए हमें उन्हें याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिवंशी भाई साहब। आपने तो आदरणीय बनारसी दास चतुर्वेदी जी के विषय में इतनी अनजानी बातें बता दी कि उनके बारे में जानने की ललक हमारी और बढ़ गई। आपने जो कहा कि राज्यसभा में जो उनके उद्बोधन थे, उनको पुरस्कार प्रकाशित होना चाहिए। सचमुच ये समाज का दायित्व है कि जिन लोगों का इतना योगदान है उनको हम स्मरण करें और उस काम को आगे ले जाएं। हमारे भविष्य की नींव हमारा अतीत बनेंगी, बहुत आवश्यक है। प्रभात प्रकाशन का सदैव यह प्रयास रहा है कि वो एक सकारात्मकता और समाज का प्रबोधन करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करे। आज प्रकाशित हुई कृति उसी परंपरा की एक कड़ी है। हम सचमुच बहुत अभिभूत हैं आपके आगमन से, परंतु मैं धन्यवाद के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आशुतोष जी को, वे आएँ, आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। आइए आशुतोष जी। हरवंश जी, मूर्छा नरेश जी और सभागार में उपस्थित हमारे बहुत सारे पत्रकार मित्र, साथी, परिवारीजन उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जो इस ठंड के मौसम में समय निकाल कर यहाँ तक आए हैं और पूरे कार्यक्रम के दौरान रहे हैं। मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ चाय की व्यवस्था है तो मुझे उम्मीद है कि उस दौरान थोड़ा और चर्चा होगी और आप सब लोग चाय जरूर पिएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बाहर जलपान की व्यवस्था है, आप सबसे आग्रह है कृपया जलपान करके ही जाएं।